अपनी जान हथेली पे रख के रात को भी थाने के चक्कर लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। माशाल्लाह से फेसबुक पे, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस भी वायरल हैं। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें, आप हमें जानते हैं इतना ही काफी है। ये हमारे टैक्स पर पलने वाले लोग ये हमारे ऊपर फिरौन और करून और बादशाह बनकर बैठ जाएंगे तो हमारे हकूक कहाँ जाएंगे। वीडियो बनाई सरसरी सी, मैंने कहा देखिए यार ये मुझे पकड़ने के लिए 150 बंदों की नफरी लेके आए। गोरा चिट्टा सा पुलिस अफसर अपना सगार निकाल के लेटर लगाकर धुआं निकालता है और धुआं निकालते हुए कहता है मैंने आपको इग्नोर किया। अब वो हिल गया, को ये पता नहीं है कि वकील नफरी से या बंदों से हावी नहीं होता, वकील अपनी गुफ्तगू से हावी होता है। कांस्टेबल हंस रहे हैं, ले जी ए साडे उत्ते रोप पांदा सी ते वकील ने इनू ठोका ठकाई कर छड़ी है। आम सहाफी जुल्म को दिखा सकता है, रोक नहीं सकता। हम रोक कर दिखाते हैं। ए वेखो ए ताड़ा जुल्म सी ते इत्थे रोक के ते ठोके तन हैं कि अगर कोई मुझे फड़काएगा तो मैं इसको फड़का दूंगा, या वो फड़केगा या मैं फड़कूंगा। ये उन लोगों के लिए पैगाम था जो कहते थे कि मतीन जेरी तू काम कर दे ना तेरी जिंदगी बड़ी कट है। वो नहीं जानते कि मुझे जिंदगी के लंबे या छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता। 1-5 पे पुलिस आए ना आए, इंशाल्लाह जो हमारा 5-1 निकलेगा ना, पुलिस पहुंचे ना पहुंचे हमारी टीम पहुंची होगी वहां पे। जो इलाके के गैंगस्टर्स होते हैं वो वकील को आके सर कर रहे होते, तो हम तो गैंगस्टर्स के अब्बू हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात लाहौर के सबसे मशहूर वकील अब्दुल मतीन जो हैं एडवोकेट, उनसे करवाने जा रहा हूं, जो कि रात के टाइम भी खिदमत खल्क करते हैं, दिन में भी खिदमत खल्क करते हैं। सिर्फ 2 घंटे जो हैं वो सोते हैं। कहानी क्या है, किस तरह जज्बा पैदा हुआ कि अपनी जान हथेली पे रख के रात को भी थाने के चक्कर लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। माशाल्लाह से फेसबुक पे, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस भी वायरल हैं। बड़ा लोग इन्हें प्यार देते हैं, इनकी वीडियोस भी शेयर करते हैं। किस तरह ये जज्बा पैदा हुआ, कहानी क्या है, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप? तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर। सर मुझे बताइएगा ये जज्बा किस तरह से पैदा हुआ। आम वकील जो हैं वो भी वकालत पढ़ते हैं और वकालत करते भी हैं, लेकिन आपने भी वकालत पढ़ी, वकालत की भी, लेकिन कैसे आइडिया आया, कैसे ये फर्स्ट वीडियो बनाई और उसके बाद ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि आप बड़े धड़ल्लेदार वीडियोस आपकी होती हैं। किसी एसएचओ को गलत करता है आप उसके खिलाफ भी वीडियो बनाते हैं, शादरा थाने वाले कुछ करते हैं उनके खिलाफ भी, जो भी आपके सामने आता है आप नहीं देखते, कानून के मुताबिक आप उनको पढ़ जाते हैं। कैसे कर लेते हैं? अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। आपने इंटरव्यू के शुरू में कहा कि आपकी मुलाकात लाहौर के एक मशहूर वकील से होने जा रही है, तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर दूंगा, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें, आप हमें जानते हैं इतना ही काफ़ी है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद मशहूर होना तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों का जिगरा और गुर्दा बड़ा कर देना है जो इनको फिरौन और करून समझे बैठे हैं और समझते हैं पता नहीं इनके साथ अगर हम मुकाबला करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम मुकाबला करके इनको दिखाते हैं कि जनाबे वाला ये हमारे टैक्स पर पलने वाले लोग, हमारे टैक्स से जो वर्दियां खरीद के पहनते हैं, ये हमारे ऊपर फिरौन और करून और बादशाह बनकर बैठ जाएंगे तो हमारे हकूक कहाँ जाएंगे। ये चीजें दिखाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं और डंके की चोट पे बनाते हैं। और मजे वाली बात यह है कि कल का वकूआ है, एक दहशतगर्दी अदालतों के मैं बाहर खड़ा था सहन में और मैं एक वीडियो बना रहा था कि हम 5-10 वकला और हमें पकड़ने के लिए मेरी एक डेट थी दहशतगर्दी अदालत में, तो 150 बंदों की नफरी आई हुई है। मैं कि यार मेरी तो पहली जमानत लगी पे ही, तुसी मैनू फड़ के करना की है। उनको ये लगता था कि मैं आज फिर पूरी टीम लेके आऊँगा, जिस तरह मैं पहले दिन आया था 70-80 वकला के साथ। वकला इजहारी यकजहती के लिए मेरे साथ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि असल दहशतगर्द कौन है। हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी का पर्चा इसलिए हुआ कि हम असल दहशतगर्दों को बेनकाब करते हैं और डंके की चोट पे उनको हम बताते हैं कि आपने ये गलती की है और इस गलती का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। अब हम 4-5 वकला बाहर खड़े हैं, मैं एक वीडियो बनाई सरसरी सी, मैंने कहा देखिए यार ये मुझे पकड़ने के लिए 150 बंदों की नफरी लेके आए। वीडियो बना ली, ओके। थोड़ी देर बाद एक गोरा चिट्टा सा पुलिस अफसर अपना सगार निकाल के लेटर लगाकर, सूटा लगाकर ठंड के अंदर फूंक मारता और ऐसे एक पूरी सी, जिस तरह उसने शीशा नहीं पिया होता, धुआं निकालता है और धुआं निकालते हुए कहता है मैंने आपको इग्नोर किया है। ये धमकी है या बता रहा है? अच्छा, वो उसने कहा मैंने आपको इग्नोर किया है। मैंने उसको जवाबी कार्रवाई करते हुए बताया कि आपकी इस बात को मैंने भी इग्नोर किया है। अब वो हिल गया, उसको ये था कि मैं 150 बंदों की नफरी से मैं एक प्रेशर डाल दूंगा इस बंदे के ऊपर
कि मैं आज तुम पर हावी हूं। उसको ये पता नहीं है कि वकील नफरी से या बंदों से हावी नहीं होता, वकील अपनी गुफ्तगू से हावी होता है, अपने इल्म और अपने कलम की वजह से हावी होता है। उसने मुझे कहा कि मुझे यहां पर रिट कायम करनी आती है। मैंने कहा कौन सी रिट कायम करने की बात कर, आप वीडियो नहीं बना सकते यहां पर। मैंने कहा मैं तो आपके थाने के अंदर जाकर वीडियो बनाता हूं, आप मुझे कोर्ट में वीडियो बनाने से रोक सकते हैं? मैं बाहर सेहन में खड़ा हूं जहां पर नफरी मौजूद है, आप मुझे वीडियो बनाने से रोक सकते हैं? कहता मुझे रिट कायम करनी आती है और मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा। मैंने कहा आप एक्शन लें, फिर आपको पता नहीं है मैं रिएक्शन कैसा दूंगा। अब उसको पता लग गया कि यार ये तो हमें प्रॉपर 100/100 आंसर मिल रहे हैं और बेइज्जती उस 150 की नफरी में हो रही है जिसकी मौजूदगी भी वो मेरे ऊपर रोप डालना चाह रहा था। और सारे इर्द गिर्द पुलिस वाले कांस्टेबल हंस रहे हैं, लै जी ए साडे उत्ते रोप पांदा सी ते वकील ने इहनूं ठोका टकाई कर छड्डी है। कुल मिलाकर हम 4 घंटे वहां पर रहे और वो 4 घंटे बंदा नजर नहीं आया। राइट, वीडियो बनाना हमारा राइट है, इस राइट को कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। हां, वीडियो सिर्फ उस सूरत में बंद हो सकती है जहां पर रियासत के खिलाफ वीडियो बन रही है या किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जहां पर पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वहां पर अगर उनकी कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ है और कानूनी तौर पर वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हम उसकी वीडियो बना सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं आप गलत कर रहे हैं। यही हम करते हैं। अब अगला सवाल। सर सवाल ये है कि किस तरह से आइडिया है, पहली वीडियो कब बनाई आपने? पहली वीडियो मैंने 2019 में बनाई थी और मैं उस वक्त एक मोटिवेशनल सी वीडियो बनाई थी। मैं पेरेंट्स को मैसेज भेज रहा था एक कि अपने बच्चों को मम्मी डैडी बच्चा ना बनाएं। तो उस वीडियो को लोगों ने सराहा और उसके अंदर मैंने किताब पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। ये किताब है, इस किताब को मैंने जब पढ़ा तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ और वो बताता है कि जो रिच डैड होता है यानी जिसकी जहनीत रिच होती है वो अपने बच्चे को मम्मी डैडी बच्चा नहीं बनाता। वो अपने बच्चे को बड़े बचपन से बताना शुरू कर देता है कि पुत्र तू अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना है। तो वो मैसेज जब मैंने लोगों को दिया तो लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि शायद मैं इस चीज को अपने वकालती शोबे के अंदर लेके आऊं तो मैं बहुत सी ऐसी चीजें हाईलाइट कर सकता हूं जो आम सहाफी नहीं कर सकता। आम सहाफी जुल्म को दिखा सकता है, रोक नहीं सकता। हम रोक कर दिखाते हैं। लोग हमें कहते हैं आप में और सहाफी में क्या फर्क है? हम कहते हैं सहाफी जुल्म दिखाता है और हम जुल्म रोक कर दिखाते हैं। ए वेखो ए ताड़ा जुल्म सी ते रोक के ते ठोके तन, ये फर्क है। दूसरा ये कि आपने गन भी लगाई होती है, आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप ये कहते हैं कि अगर कोई मुझे फड़काएगा तो मैं उसको फड़का दूंगा, या वो फड़केगा या मैं फड़कूंगा। वो क्यों लगाई गन? क्या ऐसी वजह बनी कि आपको गन रखनी पड़ी अपने पास? देखिए, गन नहीं, पिस्टल जिसका लाइसेंस भी मेरे पास अवेलेबल है। मसला ये है कि पिस्टल लगाना मेरा कानूनी हक भी है और शरीयत भी मुझे इस चीज पर फोर्स करती है कि मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर सकूं अगर मौके पर कोई मेरे साथ ज्यादती करने लगा। ये उन लोगों के लिए पैगाम था जो कहते थे कि मतीन जेरी तू काम कर देना तो तेरी जिंदगी बड़ी कट है। वो नहीं जानते कि मुझे जिंदगी के लंबे या छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता। हां, अगर उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की जो कि गैर कानूनी होगी, दे मस्ट नो एंड दे मस्ट बी रेडी फॉर एटर्नल पीस। या वो मुझे जन्नत में ले जाएंगे या मैं उनको जहन्नम में ले जाऊंगा, या वो मुझे जहन्नम में ले जाएंगे या मैं उनको जन्नत में ले जाऊंगा। होना एक ही काम है, राइट? सर इसके अलावा आपके जो माँ बाप हैं उनकी तरफ से क्या जो है रिस्पांस आता है जब आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं? बड़े ख़तरनाक से एनवायरनमेंट, ख़तरनाक सी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि हम वीडियोस आपकी देखते हैं तो हमें बड़ा होता है कि यार ये किस तरह ख़तरे वाली जगह पे, थाने के अंदर रात के टाइम जी, वहाँ पे पुलिस वालों ने हल्ला बोल दिया, ये हो गया वो हो गया। तो किस तरह से माँ बाप जो है उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है? वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं? उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, राइट?
तो मैंने आज तक कोई भी कार्रवाई की है तो कम से कम मुझे घर से ये नहीं सुनने को मिला कि मतीन पुत्र ना कर या वला जा या पीछे हट जा। पुत्र जो तेरी नीयत साफ है ना ते लगा रहा। अब वकला के साथ मिलके आपने एक अपनी जो है वो तंजीम बनाई और एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं जिसमें ये है कि हर थाने के बाहर 2 वकीलों का नंबर होगा। अगर कोई शख्स किसी शहरी के साथ जो है कोई पुलिस वाला या कोई थानेदार जो है पुलिस स्टेशन की तरफ से ज्यादती की जाती है तो उन 2 नंबर्स पर रब्ता करें, आपके 2 वकील फटाफट उस जगह पे पहुंचेंगे। ये क्या सीन है? ये देखिए, एक तो 15 है ना, 15 पे पुलिस आए ना आए, इंशाल्लाह जो हमारा 51 निकलेगा ना हेल्पलाइन नंबर 15 के बिल्कुल 180 डिग्री पर 51 हम एक हेल्पलाइन नंबर बनाएंगे। जो 51 पे टोल फ्री कॉल होगी, कॉल करेगा, पुलिस पहुंचे ना पहुंचे हमारी टीम पहुंची होगी वहां पे। सर ये इकदाम इतना अच्छा इकदाम जो है क्योंकि आम शहरियों के साथ जो कि पढ़े लिखे नहीं होते बड़ी ज़्यादती की जाती है, इनको थाने के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया जाता। तो बात तो दूर की बात है, लेकिन आपने एक अच्छा इकदाम जो है इसकी जो है ना शुरुआत की है कि ये चीज़ होने जा रही है। पहले पंजाब में होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। वो सारे वकला जो हैं वो आपके साथ भी हैं, हम वीडियोस भी देखते हैं, तो बड़ी मामला चल रहे हैं। तो इस तंजीम को आप लेके आगे भी जाएंगे और ये इस अभी किस स्टेटस पे है? अभी इसका स्टेटस क्या है अभी इस तंजीम का? देखिए, अभी तो सिर्फ इलाकाई लेवल पर हमारी तंजीम काम कर रही है और हमें शुरू में बड़ी मुश्किलात का सामना भी है क्योंकि टीम को प्रिपेयर करते हुए एक टाइम लगता है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो हमें अपने हल्का हिबाब से आता है। यानी कई वकला कहते हैं कि वकालत ये नहीं है जो आप करते हैं। मैं उनको कहता हूं वकालत वो भी नहीं जो आप करते हैं। वकालत तो हमें राइट देती है कि हमने कानून की पासदारी करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, हर मुमकिन कोशिश करनी है। और हर मुमकिन कोशिश के अंदर तो ये फिर सब कुछ आता है, राइट। तो ये चीज़ें जब उनको पता लगती हैं तो वो हल्का हिबाब कहता है कि शायद हमें अभी इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मुझे इनिशियली सबसे बड़ा जो सामना है वो अपनी हल्का हिबाब का है, लेकिन उसमें तब्दीली आ रही है सोच में। कई लोग आहिस्ता आहिस्ता टीम का हिस्सा बन रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि हमारे कामों से भी इंपैक्ट पड़ रहा है और हमारी वीडियो से भी इंपैक्ट पड़ रहा है। जो काम करते हैं उस काम से किसी थाने को इंपैक्ट पड़ जाता है और जो वीडियो बनाते हैं उससे पूरी कौम की ज़हन साजी होती है और वहां पर इंपैक्ट पड़ जाता है। तो हम 2 काम करते हैं और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि चुनकर हमारे इल्म और निकलेंगे अशाक के काफिले इंशाल्लाह। आखिर में वो उन वकीलों को क्या पैगाम देंगे जो कि मतलब डरते हैं लोगों से, मतलब कि लोगों से पैसा भी खा जाते हैं, रिश्वत भी ले लेते हैं, उसके बाद उनका काम भी नहीं करते, नंबर बंद कर दिया, किसी से 10,000 ले लिया, 15,000 ले लिया। क्या आप आए दिन आपकी वीडियोस आती हैं कि जी ये फलाना बंदा मेरे पास आया, इसके साथ ये किसी ने धोखा कर लिया, ये हो गया वो हो गया। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह से अपना काम करें ताकि वो भी माशरे में आप जैसी इज़्ज़त हासिल करें? अगर आप जैसी इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते तो इतनी इज़्ज़त हासिल कर लें कि वकालत का जो पेशा है उसको लोग अच्छा पेशा जो है वो कहना शुरू कर दें। उस्मान भाई, मैं इज़्ज़त के म्यार को अपने स्किल से तो देखता ही नहीं ना कि मेरी जैसी इज़्ज़त हासिल कर लें। हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हों। मामला ये है कि वकील डर का नाम ही नहीं है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। वकील और डर चल ही नहीं सकता। हम तो देखें जी, जो इलाके के गैंगस्टर्स होते हैं वो वकील को आके सर कर रहे होते हैं। तो हम तो गैंगस्टर्स के अब्बू हैं, राइट। तो डर का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अब मामला ये है कि जो लोग काला कोट और काली पैंट, सफ़ेद शर्ट, काली टाई लगाकर लोगों से 10-15 हज़ार की इवज़ हमारा नाम खराब करते हैं, 99% वो वकील ही नहीं होते, जैली वकील बने होते हैं। आप देखिए लाहौर बार के अंदर 12,000 नहीं 12,000 तो वोटर हैं, तकरीबन 30,000 के करीब कम व बेश वकला काम करते हैं। लाइसेंस कितनों के पास है? वोट तो 12,000 है ना।
तो बाकी जो रह गए पिछले 18,000 वो कौन है? वो कौन है? ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री, और यू नो वेरी मच, यू मस्ट नो वेरी मच कि हम रूटीन में उन काली भेड़ों को पकड़ रहे हैं। मेरी शुरू में ऐसी कई वीडियोस आई जिसमें हमने जाली वकील को पकड़ा। क्यों? वो जाली वकील 10-15 हज़ार लेकर हमारा नाम खराब करता है। वो यार असल वकील जो किताबें पढ़ के 17 साल तलीम, वो जो उसकी क्रेडिबिलिटी है 5, 10, 15 हज़ार के लिए वो अपना वकार और क्रेडिबिलिटी खराब नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट की एक चेन होती है क्रेडिबिलिटी की। हम तो कई मरतबा फीस बुक करते हैं तो हमारा अपना खर्चा उस फीस से 5 गुना ज्यादा लग जाता है। हम क्लाइंट को तंग नहीं करते, सिर्फ क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए। सर इसके अलावा जो आपके पास केसेस आते हैं, को जो गरीब जो लोग आते हैं उनके केसेस फ्री में भी करते हैं या हर किसी से चार्ज करते हैं? देखिए, चंद चीज़ें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे बताना पसंद नहीं करता। बसूरत दीगर हम कई काम बड़े प्रो बोनो करते हैं। अभी आप उस शख्स को मत दिखाइएगा, लेकिन आपके सामने वो शख्स बैठा हुआ है। आप जाते हुए ऑफ द रिकॉर्ड पूछिएगा कि उसका मसला 6 महीनों से हल नहीं हुआ और मैंने उसके साथ क्या प्रॉमिस किया है कि मैं 1 टका उससे नहीं लूंगा और उसका काम करूंगा। और वो काम भी इतना बड़ा है कि मैं आम क्लाइंट से 5 से 6 लाख चार्ज कर सकता हूं। तो ये हमारे प्रो बोनो केसेस हैं, जाते हुए पूछ लीजिएगा। प्रो बोनो केसेस हैं, वही डील। और हमने अपने वाला साहब से ट्रेनिंग ली और उन्होंने ट्रेनिंग में हमें ये कहा कि पुत्र अपनी फीसां दे म्यार ते वड्डे रखो, लेकिन एक चीज याद रखनी ते वाकई फीस अफोर्ड नहीं कर सकता उनकी तुसी हेल्प करनी। अब कई लोग हैं हमारे पास आते हैं और उनके पास फीस देने के पैसे भी होते हैं, वो आके हमारे साथ झूठ बोलते हैं कि ताड़ी मेहरबानी साडा फ्री कर दो। और हम तो चेहरों को ऐसे पढ़ते हैं, हमें पता लग जाता है यार ये गलत बयानी कर रहा है, और बातों से पता लग जाता है, उसकी बाहर खड़ी गाड़ी से पता लग जाता है कि यार ये हमारे साथ ज्यादती करने आया, कि मजलूम बन के हमारे सामने आ गया और वैसे इसके पास पैसा भी पड़ा हुआ है, तो हमारी सर्विस की फीस क्यों नहीं देगा ये। हम वहां पर फीस चार्ज भी करते हैं, लेकिन जहां पर हमें पता लग जाए यार ये बंदा इतनी दूर से आया है, इसकी शक्ल सूरत और बाकी जितने भी मामलात हैं वो बता रहे हैं, प्राइमा फशाई चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि यार ये गलत हो रहा है इसके साथ, वहाँ पर हम उसका साथ देते हैं और वो फीस देना भी चाहे तो हम रोक देते हैं कि वहाँ पर हमारा एक मॉरल ड्यूटी है बतौर वकील कि हम उसका केस प्रो बोनो डील करेंगे। और कई जजेस को मुझसे ये भी ऑब्जेक्शन है। एक जज साहब अदालत में कोई इस तरह की बहस होगी और मियाँ मतीन साहब तो बड़ी फीसें लेते हैं तो फिर ये इतने इसीलिए पर्सनल हो जाती हैं। मैंने उनको कहा जनाबे वाला आप शायद जानते नहीं है कि ये मेरा प्रो बोनो केस है, इसमें 1 टका फीस नहीं ली और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं फीसों की वजह से पर्सनल हो जाता हूं। वो सुन रहे थे, वो दूसरे तीसरे दिन फिर कोई केस आया और वो फिर प्रो बोनो था। मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जज साहब देखिए ये जो मामलात हैं ये बंदा ये नहीं कर सकता, ये इवन कि ये केस मैंने प्रो बोनो पकड़ा है, क्योंकि हम जब अदालत में जाते हैं तो जजिस को यह भी होता है कि यार ए बंदा ना बड़ा वकील कराया है तो वकीलों को पैसे दे रहा, दूसरी पार्टी को कर तो नहीं पैसे दे रहा, तो वो ये सोचते। तो मैं कहता हूं कि जनाब दूसरी पार्टी ने इसके साथ ज्यादती की और ये मुझे फीस दे के नहीं यहां पर खड़ा किया इसने, हम प्रो बोनो डील कर। तो 2-3 मरतबा इस तरह का वाक्य हुआ, तो चौथी मरतबा मुझे जज साहब कहते हैं मियां साहब ताड़ी मेहरबानी ए प्रो बोनो वाली गल मेरे सामने ना करया करो। इस तरह के भी मामला हमारे सामने पेश आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फीस भी चार्ज करते हैं, लेकिन कई केसेस हम प्रो बोनो डील करते हैं जहां पर मामला कुछ इस नौयत का हो कि वो क्लाइंट फीस पे नहीं कर सकता, तो हम उसको देखते हैं। नाज़रीन आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी। एडवोकेट अब्दुल मतीन जो हैं वो मेरे साथ मौजूद थे। इनका काम कैसा है, इनकी जो खिदमात हैं आम आदमी के लिए वो कैसी हैं, आप अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।